राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लेके 1947 तक। इस पाठ के अगले विभाग में अभी हम लोग आ गए हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों से और कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। और इसी दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई थी। अब कांग्रेस का ये आग्रह ही था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए और परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाए। अभी अ, परिषदों को अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों के जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपनी भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। और इसीलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। अभी भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्त और न वो बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने बड़े आर्थिक मुद्दे भी उठाए और उनका यह कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। अभी बढ़ते लगान के कारण और काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। अभी कांग्रेस की ये मांग थी कि लगान कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती किया जाए। अभी सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाए। उसमें है नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से भी वन उससे नमक कर और विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ जो होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्यम वर्गीय नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे और उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। और उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम वर्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे और इसीलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध हक है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे, जैसे बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल
परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया था। अभी उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। अभी तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध हक का अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अभी हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध हक है, ये किस तरह से है, इसका आपको उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। तो चले बच्चों, आगे बढ़ते हैं।